Hello, good morning to all my dear students. Crop production and management chapter लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। मैंने बताया था कि एक वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ, बट वो हम डाउट सेशन जब करेंगे, डाउट सेशन, तब देन आई विल शो एंड आई विल शेयर द वीडियो हाउ इट इज़ टू बी डन। अल्टीमेटली एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स जो है वो लास्ट टाइम डिस्कस किया था, प्लॉ, देन हाउ, उसके बाद वो कहाँ यूज़ होते हैं, किस तरह से उनको यूज़ करते हैं, और नाउअडेज कल्टीवेटर इज़ वेरी वाइडली यूज, फाइन, क्योंकि वो लेबर और टाइम दोनों बचाते। फिर सेकेंड मेथड स्टार्ट की थी हमने, सेकेंड इम्पॉर्टेंट स्टेप्स, बेसिक जो स्टेप्स था, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज कंप्लीटेड, सीड सोविंग हमने चालू की थी मेथड। उसमें फर्स्ट जो क्राइटेरिया था दैट वी हैव डिस्कस कि वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज सिलेक्शन ऑफ सीड। हाउ कैन वी सिलेक्ट द सीड्स सो दैट yield can be increased? तो before you select the seeds for sowing, what you have to do, you have to take some seeds in a vessel, पानी डालना है उसमें, और जो सीड्स पानी पे फ्लोट करते हैं तो वो डैमेज सीड्स है, उसको निकाल देना है, और जो नीचे सेटल हो जाते हैं दे आर कॉल्ड एज अ गुड एंड हेल्दी सीड्स। तो अब वो सीड्स लेके हमें आगे प्रोसेस करनी है। चलो, सोइंग, सीड सोइंग किस तरह से करते हैं, और जैसे सॉइल प्रिपरेशन में भी हमने टूल्स यूज किए थे, सिमिलरली हियर ऑल्सो वी हैव टू यूज सम टूल्स। पहले कौन से टूल्स यूज करते थे, अब कौन से टूल्स यूज कर रहे हैं, कंपेरेटिव एस्पेक्ट से स्टडी करनी है। और रिमेंबर वन थिंग, कौन सा टूल, क्योंकि अब कंफ्यूजन चालू होने वाला है। सॉइल प्रिपरेशन में भी टूल्स थे, इसमें भी मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल टूल्स आने वाले हैं। तो कौन सा टूल कहाँ यूज होता है, आई मीन टू से विच टूल इज यूज्ड फॉर विच प्रोसेस, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। इसलिए मैं हर लेक्चर में आपको बताता हूँ कि मैंने जो येलो लाइन की है, ग्रीन लाइन की है, यू प्लीज फोकस ऑन दोज पर्टिकुलर पार्ट, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स पूरा चैप्टर हो जाने के बाद फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू और फॉल्स, वो 1 मार्क क्वेश्चंस, उसमें डायरेक्टली आंसर देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बेटर है कि इस तरह से अगर करते हैं तो आई डोंट थिंक सो यू हैव अ प्रॉब्लम। चलो, ट्रेडिशनल टूल क्या है वो पहले डिस्कस करते हैं। सीड सोइंग, मेथड का नाम है सीड सोइंग। कैसे सिलेक्शन कर दिया सीड का, अब कैसे सो करना है। तो द टूल्स यूज्ड ट्रेडिशनली फॉर सोइंग द सीड इज शेप्ड लाइक अ फनेल। टेक्स्ट बुक में ये डायग्राम दी है, ये देखो। अरे भाई, मास्क कहाँ है आपका, मास्क ही नहीं पहना है, और तो और सोशल डिस्टेंस भी नहीं रखा है, ठीक है। फॉरगेट अबाउट देयर फेसेस, जस्ट फोकस ऑन दिस पार्ट। ये जो आपको दिख रही है दैट इज अ फनेल, राइट। और मैंने अलग से एक डायग्राम यहाँ पे रखी है कि हाउ इट लुक्स। तो ये फनेल है, और what we have to do is कि ये जो सीड्स है दे आर फिल्ड इनटू द फनेल। ये सीड्स फनेल में डालते हैं, पास डाउन थ्रू दी 2 और 3 पाइप्स। ये 3 पाइप है, और दे हैव शार्प एंड्स। ये जो नीचे एंड है दे आर शार्प। तो देखो, ये जो लंबा सा रोड है, राइट, तो दे आर कॉल्ड एज अ पाइप्स। और वो पाइप सीधा कहाँ हम डाल देते हैं, सॉइल के अंदर। एंड दिस 3 एंड्स पेयर्स इनटू द सॉइल एंड प्लेस सीड्स देयर। पेयर्स यानी कि छेद करना, वो जो तीनों पाइप है वो जमीन में छेद करते हैं। तो जैसे ही सीड आप फनेल में डालते हो, राइट, तो ये पाइप में से वो सीड्स पास होते हैं और डायरेक्टली कहाँ चला जाता है, जमीन में, जमीन के अंदर। ऊपर की सरफेस पे नहीं भाई, ऊपर की सरफेस पे नहीं, क्योंकि वी विल कम टू दैट पॉइंट कि ऊपर अगर सॉइल के ऊपर ही अगर सीड्स रहते हैं तो इट कैन बी ईटन बाय द बर्ड्स। तो वो तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो बेटर है कि सीड्स जो है वो सॉइल के अंदर तक चले जाए, तो दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट पार्ट। और ये ट्रेडिशनल टूल्स है, 2 बंदा काम कर रहे हैं, और ये विद द हेल्प ऑफ एनिमल्स, क्योंकि उसके पीछे ये सब लगाया है। ओके, नाउ ट्रेडिशनल टूल जो हमने यूज़ किया
that is just the name of that tool is called as a funnel, right? Or it is having 2 or 3 pipes having sharp end. Okay, nowadays क्या होता है, सीड ड्रिल्स, दिस इज अ टूल जो आज के दिन पे फार्मर लोग यूज करते हैं. सीड ड्रिल जो इंस्ट्रूमेंट है, इट इज यूज्ड फॉर सोविंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर. ये सीड ड्रिल की डायग्राम में आपको पहले दिखा हुआ, आपको यू कैन सी दिस इज अ डायग्राम गिवन इन टेक्स्ट बुक. इस तरह से वो सीड ड्रिल है. और ये जो पाइप है वो कहाँ लगा देते हैं, ट्रैक्टर के पीछे. बस बंदे को तो ट्रैक्टर ही चलाना है, तो अपने आप ये जो पार्ट है उसमें से व्हाट यू कैन से सीड सोइंग प्रोसेस होती जाएगी पूरे फार्म में. सो इसमें समय की भी बचत है, लेबर वर्क कम होगा. देखा हमने यहाँ पे 2 लोग काम कर रहे हैं क्योंकि उनको पकड़ना भी तो जरूरी है, राइट? तो सीड ड्रिल इज नाउअडेज यूज फॉर सोविंग द सीड विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स. ये यूज करते हैं फार्मर्स लोग. दिस सो द सीड्स यूनिफॉर्मली. पुट दिस वर्ड और हाईलाइट दिस वर्ड यूनिफॉर्मली. यहां देखो 2 बंदा काम करते हैं, सीड डालते हैं वो, और जैसे जैसे एनिमल्स आगे जाते हैं तो जो सॉइल है उसके अंदर वो सीड्स वगैरह चले जाते हैं. बट यहां एज कंपेयर टू दिस, यहां यूनिफॉर्मिटी सबसे ज्यादा है. यू कैन सी देयर इज अ यूनिफॉर्मिटी. एक तरह से पूरे सॉइल में जो सीड्स सोइंग की प्रोसेस है वो चलती रहेगी, और वो बहुत ही जरूरी है. एट मोर स्पेसिफिकली इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ, क्योंकि 2 सीड के बीच में जगह भी होनी चाहिए. इट मेक्स अ डिफरेंस, राइट? इक्वल डिस्टेंस, हर 2 सीड के बीच में डिस्टेंस भी इक्वल रहता है, डेप्थ भी इक्वल रहती है. तो हम बोल सकते हैं कि यूनिफॉर्मिटी हैज टू बी देयर. और ये यूनिफॉर्मिटी की वजह से क्या होता है कि व्हाट आई कैन से कि पूरे सॉइल में सीड सोइंग है वो एक यूनिफॉर्म लेयर से होता है. एंड डेफिनेटली उसका एडवांटेज ये है कि हर सीड को जो न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए सॉइल में से, सनलाइट मिलनी चाहिए, पानी मिलना चाहिए, वो होता है. तो दैट इज एडवांटेज. अगर यूनिफॉर्मली आपने सीड सोइंग प्रोसेस नहीं की है तो क्या होगा, कुछ सीड्स को ज्यादा पानी मिलेगा, कुछ सीड्स को ज्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, कुछ सीड्स को कम सनलाइट मिलेगी, लाइकवाइज. तो एक पर्टिकुलर हिस्सा आप मान लो कि यहाँ एक लैंड है, यहाँ हम ट्रेडिशनल टूल से सीड सोइंग कर रहे हैं. तो एक 2 जगह फार्म में ऐसी जगह होगी कि जहाँ यूनिफॉर्मली सीड सोइंग प्रोसेस नहीं हुई है. तो क्या होगा वहां पे जब जैसे जैसे हम न्यूट्रिएंट्स डालेंगे तो प्लांट का जो ग्रोथ है वो एज कंपेयर टू द अदर एरिया ऑफ द फार्म कम होगा. तो इट लुक्स वेरी ऑड ऐसे. इसलिए हर जो एरिया है फार्म का उसमें यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए. और यूनिफॉर्मिटी है तो व्हाट यू कैन से यील्ड भी बढ़ेगी. वी विल डिस्कस ऑल्सो दैट. सो इट एंश्योर्स दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग. सीड्स कवर होना चाहिए, जैसा मैंने पहले ही आपको बताया कि ऊपर की सरफेस पे नहीं रहना देना है, राइट? क्योंकि इट कैन बी ईटन बाय द बर्ड्स. तो यहाँ वो एडवांटेज तो मिल ही रहा है. दिस प्रोटेक्ट द सीड्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय द बर्ड्स. सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर. बचाता है समय एब्सोल्युटली, और लेबर वर्क भी कम होता है डेफिनेटली. यहाँ तक सीड ड्रिल्स का सीड ड्रिल मेथड्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि ट्रैक्टर्स के हेल्प की मदद से हम वो फार्मर करते हैं. सेकेंडली जो एडवांटेज क्या है कि यूनिफॉर्मिटी है, इक्वल डिस्टेंस है, डेप्थ है. डेफिनेटली ये इंश्योर भी करते हैं कि सारे सीड्स कवर हो गए हैं आफ्टर सोइंग. प्रोटेक्शन भी करते हैं बर्ड से, टाइम और लेबर भी बचाता है. तो यहाँ तक व्हाट आई कैन से कि सीड ड्रिल के एडवांटेज है. अब दोनों मेथड्स को कंबाइन करते हैं, ट्रेडिशनल टूल एंड मॉडर्न टूल यानी कि सीड ड्रिल. ये जो 3 पॉइंट लास्ट में मैंने मेंशन किया है, दे आर कॉमन पॉइंट्स. इट मीन्स क्राइटेरिया आई कैन से कि एप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन सीड इज नेसेसरी. क्यों? टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ द प्लांट. 2 सीड के बीच में डिस्टेंस होना अनिवार्य है, जरूरी है. तभी तो क्राउडिंग यानी कि जब वो प्लांट डेवलप्ड होगा,
तो क्या है कि बिल्कुल आजू बाजू में ही प्लांट होगा, तो वो एक क्राउडिंग सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। और क्राउडिंग सिचुएशन की वजह से क्या होगा कि कभी कभी कुछ प्लांट का हिस्सा जब वो डेवलप हो रहा है तो कभी कभी किसको सनलाइट नहीं मिलती है, किसी को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता है, किसी को पानी भी नहीं मिलता है, राइट। तो ये ध्यान में रखना जरूरी है। इसीलिए ये दूसरा क्राइटेरिया मैंने रखा है कि दिस अलाउस प्लांट ओवर क्राउडिंग। अगर नहीं रखते हैं तो क्या होगा, फायदा क्या है कि ऑल द प्लांट्स टू गेट सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर, राइट। और एट द सेम टाइम्स few plants may have to be removed to prevent overcrowding। तो ओवरक्राउडिंग बचाने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं। एक तो सीड सोइंग कर रहे हो तब अप्रोप्रिएट डिस्टेंस रखो, दूसरा क्रॉप डेवलप्ड हो जाने के बाद आप जहां भी क्रॉप डेवलप्ड हो गया है वहां से उठा लो, यानी कि हार्वेस्टिंग प्रोसेस कर लो। तो क्या है कि क्राउडिंग सिचुएशन कभी नहीं आएगा। और क्राउडिंग सिचुएशन नहीं आएगा तो उसका एडवांटेज तो मैंने आपको बताया ही है, क्या है कि प्लांट गेट सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। फाइन, तो ये एडवांटेज है। जो 3 पॉइंट है वो लास्ट में वो सीड ड्रिल में नहीं लिखने, दिस 3 पॉइंट्स आर कॉमन क्राइटेरिया। रिमेंबर वन थिंग्स कि सीड सोइंग प्रोसेस करते समय क्या ध्यान में रखना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, राइट। सीड सोइंग प्रोसेस की समय विच आर द एसेंशियल क्राइटेरिया दैट फार्मर हैज टू फॉलो। तो नंबर 1, अप्रोप्रिएट डिस्टेंस रखना चाहिए टू अवॉइड द ओवर क्राउडिंग ऑफ द प्लांट्स। मेक श्योर ऑल द प्लांट्स गेट सफिशिएंट सनलाइट, nutrients and water। and number 3 is very important, few plants may have to be removed to prevent the overcrowding। तो ये तीनों क्राइटेरिया ध्यान में रखना है। ओके, सेपरेट क्वेश्चंस कैन बी आस्क। फाइन, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। मूविंग टू दी अवर थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द प्रोसेस, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। दो मेथड्स हमने लर्न कर ली। नाउ लेट वी फोकस ऑन एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। चलो, सीड सोइंग प्रोसेस कर ली, उसके पहले हमने सॉइल प्रिपरेशन थी वो भी कर दी। अब सीड्स जमीन के अंदर चले गए, सॉइल के अंदर चले गए। मेक श्योर, ऊपर ही अभी क्राइटेरिया डिस्कस किया कि सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए। चलो, पानी तो प्रोवाइड करते ही है फार्मर लोग, सनलाइट तो नेचुरली है। व्हाट अबाउट दिस वर्ड दैट इज न्यूट्रिएंट। सॉइल है लेकिन उसमें अगर न्यूट्रिएंट्स ही नहीं है भला, हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि प्लांट विल बी डेवलप्ड। सो न्यूट्रिएंट्स के लिए ये स्पेसिफिक पॉइंट डिजाइन किया है, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। आई थिंक स्टैंडर्ड 7 में वर्मी कंपोस्ट, मैन्योर वो सब शायद आई थिंक लर्न कर लिया है, आई एम नॉट श्योर, बट शायद ये वर्ड्स सुने होंगे। नो प्रॉब्लम्स, एक बार और डिस्कस करते हैं, डोंट वरी। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, दो अलग अलग चीज है जो सॉइल को न्यूट्रिएंट्स देते हैं। फर्टिलाइजर्स का पूरा जो पोर्शन है वो हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं। आज ये न्यूट्रिएंट्स क्यों चाहिए, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, अगर न्यूट्रिएंट्स नहीं देते हैं तो व्हाट विल बी द सिचुएशन, वो पहले डिस्कस करते हैं। उसके बाद जो ऑर्गेनिक मैन्योर है वो कैसे बनाते हैं, मैन्योर क्या है वो डिस्कस करने वाले हैं। चलो, ये मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स वो ऐसे सब्सटेंस है, द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल in the form of a nutrients for the healthy growth of plant are called as a manure and fertilizers। common definition है। what do you mean by manure and fertilizers? तो these are nothing but substances, they are added to the soil in the form of a nutrients for the healthy growth of plant। number 2, soil supplies is mineral nutrients to the crop plants। definitely these nutrients are essential for the growth of plant। जैसा मैंने आपको बोला कि nutrients के बिना plant का growth possible ही नहीं है। definitely in certain areas अब देखो मैं importance बताने जा रहा हूँ कि
कई बार क्या होता है डियर स्टूडेंट्स कि फार्मर सॉइल पे क्रॉप जब डेवलप करते हैं तो सेकेंड लास्ट स्टेप है हार्वेस्टिंग, यानी कि क्रॉप डेवलप्ड हो गया है तो वो फार्मर लोग जानबूझ के ऐसा करते हैं कि एक बार क्रॉप डेवलप्ड हो गया है तो वो हार्वेस्टिंग की प्रोसेस डन करते हैं। हार्वेस्टिंग ये वाली प्रोसेस हार्वेस्टिंग यानी कि क्रॉप को वहां से ले लेना है, राइट। उसके बाद सॉइल जो है वो तो ऐसे की ऐसे ही है, अब वापिस सीड सोइंग प्रोसेस कर देते। सीड सोइंग प्रोसेस तो वापिस वही क्रॉप जैसे जो डेवलप हो गया है उनको उठा लिया फार्म में से और तुरंत ही सीड सोइंग प्रोसेस कर दी। अब आप ही समझो कि जो सॉइल पहले थी उसमें जो मैन्योर फर्टिलाइजर्स वगैरह ऐड किया है वो अब ऑलरेडी यूटिलाइज हो गया है। जो क्रॉप डेवलप हुआ है उन्होंने ये न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज कर लिया है, तो अब आपकी सॉइल में अक्सर न्यूट्रिएंट्स की कमी है। तो बिफोर यू प्रोसीड फर्दर फॉर सीड सोइंग मेक श्योर दैट योर सॉइल इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स। अदरवाइज क्या होगा कि जो सेकेंड टाइम आप जब फार्मर क्रॉप डेवलप करते हैं सॉइल पे, सॉइल तो रेडी है और सॉइल रेडी है तो सेकेंड स्टेप है ऑफ कोर्स सीड सोइंग प्रोसेस, तो वो कर दी। बट उन्होंने वो नहीं चेक किया कि न्यूट्रिएंट्स अब कम हुए हैं, ज्यादा तो नहीं हुए, कम हुए हैं, बट वो जो न्यूट्रिएंट्स है वो कितने मात्रा में यूज किए हैं प्लांट से, तो ये देखना बहुत जरूरी है। ओके, सो दैट प्रोसेस वाज कॉल्ड एज अ कंटिन्यूअस कल्टीवेशन। कंटिन्यूअस यानी कि एक के बाद एक, बस समय बचाने के लिए क्या करते हैं फार्मर लोग, कंटिन्यूअस कल्टीवेशन करते हैं और उसकी सीधी इफेक्ट कहाँ होती है, जब नेक्स्ट टाइम जो क्रॉप डेवलप होता है उस पे, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलने वाला है। सो द फील्ड इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फॉलो। सो कंटिन्यूअस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप मेक्स द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स खत्म हो गए भाई सॉइल में, therefore farmers have to add, look at that farmers have to add manure to the fields to replenish the soil with nutrients, and वही प्रोसेस को हम बोलने वाले हैं मैन्यूरिंग करना यानी कि न्यूट्रिएंट्स की जो कमी है वो पूरी करना, राइट। तो ये जरूरी है क्योंकि प्लांट का ग्रोथ उतना ही जरूरी है, राइट। इम्प्रॉपर एंड और इनसफिशिएंट मैन्यूरिंग रिजल्ट्स इनटू वीकर प्लांट्स। भाई दूसरी बार जो प्लांट वो डेवलप होगा तो वो बहुत वीक होगा, राइट। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 लाइन्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कंटिन्यूअस कल्टीवेशन फार्मर लोग करते हैं तो उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए कि एक बार हार्वेस्टिंग की प्रोसेस कर लीजिए, उसके बाद उनको न्यूट्रिएंट्स ऐड करना चाहिए इन फॉर्म ऑफ अ मैन्योर और व्हाट यू कैन से फर्टिलाइजर्स। ये जरूरी है, अदरवाइज इट विल अफेक्ट बैडली टू द ग्रोथ ऑफ प्लांट सेकेंड टाइम जो डेवलप होगा वो। सो मैन्योर इज, what is manure? Now this is the technical definition of manure. It is a organic substance. Let me define first what do you mean by organic substance? जो substance में कार्बन है, कार्बन containing substance are called as a organic substance. तो ultimately कार्बन होना बहुत ही जरूरी है। हमारी बॉडी में जितने भी न्यूट्रिएंट्स है, मान लो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, अमाइनो एसिड्स है, वो सब में कार्बन है। And so that our human body or any living organism is rich in organic substance. हमारी बॉडी में ऑर्गेनिक सब्सटेंस ही, हमारी पूरी बॉडी इनफैक्ट ऑर्गेनिक है। और अगर आपको पता लगाना हो तो कब पता चलता है कि जब अपनी पूरी बॉडी जल जाती है, अगर फायर के समय अपनी पूरी बॉडी जल जाती है तो यू कैन सी दैट पूरी ब्लैक हो जाती है। तो ब्लैक हो जाती है वही इंडिकेशन है कि बॉडी में क्या है, कार्बन। क्योंकि कार्बन कंटेनिंग कोई भी चीज को आप जलाओ तो लास्ट में तो ऐश ही होने वाली है, जिसे हम राख बोलते हैं, ऐश, राइट। बट उसके पहले वो ब्लैक हो जाती है, राइट। तो मैन्योर क्या है? इट इज अ ऑर्गेनिक सब्सटेंस obtained from the decomposition of plant and animal waste. Plant waste, plant is a living organism,
एनिमल इज अगेन ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो प्लांट और एनिमल वेस्ट जो है उसको किसी ना किसी तरह डिकम्पोज करना है। डिकम्पोज करना है यानी कि तोड़ना है, बट ये वेस्ट है माय डियर स्टूडेंट्स, दिस आर द वेस्ट। अल्टीमेटली व्हाट आई कैन से, दे आर डेड। तो जो प्लांट्स वेस्ट है दे आर अल्टीमेटली डेड, क्योंकि उनको अब न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलने वाला है, तो वो मर चुका है। दिस लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर नाउ डेड। तो जब वो डेड हो जाती है तो उनका डिकम्पोजिशन करना अति आवश्यक है। और हमने चैप्टर नंबर 2 ऑलरेडी लर्न करके रखा है कि ये डिकम्पोजिशन का काम भला कौन करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यू कैन जस्ट रिमेंबर कि डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, राइट। तो फार्मर लोग क्या करते हैं कि जो वेस्ट मटेरियल है यानी कि कचरो, जिसे हम गुजराती में बोलते हैं कचरो, प्लांट एंड एनिमल वेस्ट, उसको एक जगह इकट्ठा करते हैं, फिर एक खड्डा करते हैं, पिट्स, और उसमें वो डाल देते हैं एट ओपन प्लेसेस एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज। फिर उसको डिकम्पोज करते हैं। तो ये डिकम्पोजिशन जो प्रोसेस है वो इट विल टेक सम टाइम। ऐसा नहीं है कि चलो एक जगह इकट्ठा किया और तुरंत ही डिकम्पोजिशन हो गया, क्योंकि डिकम्पोजिशन का काम करना किसका काम है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का काम है। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है विच इज यूज्ड फॉर डिकम्पोजिशन, तो वो तो क्या है कि जो हम पीट करते हैं, तो अगर डेड बॉडीज है, वेस्ट है, तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ होता ही है, क्योंकि उनका काम ही यही है कि कोई भी सड़ी हुई चीज हो, कोई भी डेड बॉडीज हो, कोई भी डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उसको वो डिकम्पोज करते हैं। and that is why this kind of microorganisms are very useful to save the environments। इसके दो एडवांटेज है भाई। उसमें से ये जो डिकम्पोजिशन हो जाने के बाद जो मैटर होती है, दैट इज कॉल्ड एज अ प्योर ऑर्गेनिक मैन्योर, और वही मैन्योर यूज होता है व्हाट यू कैन से न्यूट्रिएंट्स के लिए। तो दो एडवांटेज है, एक तो वेस्ट चला गया, वेस्ट में से बेस्ट बनाया, और वेस्ट में से बेस्ट अक्सर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करती है। यू कैन सी दैट वेस्ट में से बेस्ट एनिमल और प्लांट वेस्ट जो है उसको वो डिकम्पोज करते हैं, तोड़ते हैं, और फिर जो चीज बनाते हैं दैट इज कॉल्ड एज अ प्योर ऑर्गेनिक मैन्योर। क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म थी जो डेड बॉडी बन गई, तो उसकी बॉडी में कार्बन है, तो डिकम्पोजिशन होने के बाद भी कार्बन तो रहने ही वाला है, एंड दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज अ ऑर्गेनिक मैन्योर। द यूज ऑफ मैन्योर, एडवांटेज उसके दो है कि इस तरह से अगर आप मैन्योर यूज करते हो, ऑर्गेनिक मैन्योर, तो दो फायदा है। इट इम्प्रूव्स द सॉइल टेक्सचर, यानी कि न्यूट्रिएंट्स वो प्रोवाइड करती है, तो सॉइल टेक्सचर है उसको काफी हद तक वो इम्प्रूव करता है, एज वेल एज इट इंक्रीजेस द वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। सॉइल में एक कैपेसिटी होती है वाटर को पकड़ के रखने की, राइट, वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, एंड डेफिनेटली इट रिप्लेनिश द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स, तो जो जिसकी हमें जरूरत थी, राइट। तो कंटिन्यूअस कल्टीवेशन में बिफोर द फार्मर स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ सीड सोइंग, दे हैव टू ऐड द मैन्योर्स। कौन सा मैन्योर ऐड करते हैं फार्मर लोग? ऑर्गेनिक मैन्योर ऐड करते हैं। ऑर्गेनिक मैन्योर्स बनाते हैं पहले, उसके बाद उनको वो ऐड करते हैं। तो तीन पर्पस सॉल्व होते हैं। एक तो वो सॉइल टेक्सचर इंप्रूव करते हैं ताकि नेक्स्ट जो साइकिल है, नेक्स्ट जो प्लांट ग्रो हो रहा है, उस पर कोई बुरी असर नहीं होने वाली है। नंबर 2, इट इंक्रीजेस द वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, तो इट इज एडवांटेजियस। एंड नंबर 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो न्यूट्रिएंट्स खत्म हो गए थे सॉइल में, उसको उन्होंने रिप्लेस कर दिया। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट पार्ट। Okay, lot many things about manure and fertilizers we will discuss in next lecture. Fine. तो this is the first part of manure and fertilizers. Introductory aspect था, उसका importance मैंने बताया, क्राइटेरिया बताया कि क्यों ज़रूरी है, और उसके बाद ऑर्गेनिक मैन्योर जो है उसकी डेफिनेशन, एंड देन किस तरह से फार्मर लोग उनको बनाते हैं वो डिस्कस किया। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये ऑर्गेनिक मैन्योर का एडवांटेज क्या है, वो क्या करती है,
तो सॉइल टेक्सचर इंप्रूव करती है, वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी इंक्रीज करती है, एज वेल एज जो न्यूट्रिएंट्स खत्म हो गए थे उनको वो रिप्लेस करते हैं। तो दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। ओके, तो आज के लेक्चर में ये जो पीडीएफ में मैंने जितने भी स्टेटमेंट लिखे हैं वो सारे लिखने हैं। मेक श्योर ये जो लास्ट 3 पॉइंट मैंने डिस्कस किया था क्राइटेरिया वाला पॉइंट, वो सीड ड्रिल की शॉर्ट नोट के नीचे ही नहीं लिखना है, वो अलग से लिखना है। फाइन, दिस आर दी जनरलाइज पॉइंट एंड क्राइटेरिया इन फैक्ट। ओके, डायग्राम्स नहीं बनानी है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। और ये लिखना है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। ओके फाइन, थैंक यू।